आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण कौशल देखेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 बाल विकास, नंबर 2 शिक्षण कौशल, नंबर 3 जीवन कौशल। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो भी शिक्षण कौशल ही है। तो शिक्षण कौशल के द्वारा हम विद्यालयी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमें विद्यालय में कैसे रहना है, या विद्यालय में हमें किस प्रकार जाना है, या विद्यार्थियों के प्रति हम कैसा रवैया रखेंगे, या विद्यार्थियों से हम कैसे अंतःक्रिया संबंध बनाएंगे, यानी कि हम विद्यार्थियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें शिक्षण कौशल के अंतर्गत बताई जाती हैं, क्योंकि बिना शिक्षण कौशल के एक अध्यापक परिपक्व नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि एक जो अपने विद्यार्थी ने अपने जीवन में जो सारी क्लासों में टॉप किया, लेकिन वो अच्छा अध्यापक नहीं हो पाया। और आपने देखा होगा कि एक वही दूसरा विद्यार्थी जो हमेशा 3rd डिवीज़न पास हुआ, लेकिन वो एक अच्छा अध्यापक है। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि अच्छा अध्यापक बनने के लिए आपको शिक्षण कौशल का होना अत्यंत ज़रूरी है, कि आप कितने परिपक्व हैं। पढ़ाने के लिए आप कितने परिपक्व हैं ये होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने टॉप किया था कि नहीं किया था, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। तो ये मैच्योरिटी शिक्षण कौशल से हमारे जीवन में आती है। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत पहली परिभाषा एलन गेज महोदय ने दी। एलन गेज ने बताया कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। अर्थात एलन गेज महोदय ने बताया कि शिक्षण कौशल के द्वारा हम कक्षा के माहौल को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, यानी कि कक्षा शिक्षण जो है उसको और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें शिक्षण कौशल का ज्ञान होगा तो हम विद्यार्थियों की मानसिक दशा को समझ सकेंगे कि हमें किस प्रकार उनको पढ़ाना है। तो इससे कक्षा का जो माहौल होगा या कक्षा शिक्षण जो होगा वो और अधिक प्रभावशाली होगा। दूसरी डेफिनेशन बी के पासी की है। वी के पासी जो भारतीय मूल के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने की दृष्टि से सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित क्रियाओं का समूह है। तो वी के पासी ने बताया कि शिक्षण कौशल के द्वारा हम कैसे सुगमता प्रदान करें विद्यार्थियों को, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। क्योंकि हम विद्यार्थियों से किस प्रकार सुगमता से हमको हैंडल करें, ये सारे विचार, ये सारे संबंधित क्रियाएं हमें शिक्षण कौशल से ज्ञात होती हैं। नंबर 3 तीसरी परिभाषा जो मैकिन्टर एवं वाइट की है, इन्होंने बताया कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया के द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हैं। तो मैकिन्टर एवं वाइट ने बताया कि शिक्षण कौशल के द्वारा हम विद्यार्थियों से एक अंतःक्रिया का संबंध बना लेते हैं, जिससे कि शिक्षण कौशल और अधिक प्रभावशाली तरीके से चल सके। तो ये मैकिन्टर एवं वाइट की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी। आगे हम देखेंगे प्रमुख शिक्षण कौशल की प्रमुख शिक्षण कौशल कौन कौन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमसे जुड़ें। तो प्रमुख शिक्षण कौशल जो है वो 11 प्रमुख शिक्षण कौशल दिए गए हैं। तो 11 प्रमुख, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख शिक्षण कौशल कितने दिए गए हैं, तो 11 प्रमुख शिक्षण कौशल दिए गए हैं। तो जो पहला कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत हमें वे चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हम कैसे क्लास में जाएंगे। कि हमको अगर क्लास में जाना है तो ऐसा नहीं है कि जाएंगे कहेंगे ठीक है सभी लोग बुक निकालो और अब पढ़ाने लगे। हमको ये नहीं करना है। हमको जाके पहले माहौल बनाना है, बच्चों में रुचि उत्पन्न करना है, और पहले हमें एक प्रस्तावना बनानी, यानी कि बच्चों को तैयार करना है। इसके लिए हम विद्यार्थियों को पहले उसकी संक्षिप्त, जो हमें टॉपिक पढ़ाना है, लेसन पढ़ाना है, उसकी हम संक्षिप्त जानकारी देंगे, जिससे उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले पाठ की संक्षिप्त जानकारी देंगे। नंबर 2 पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अगर कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है तो हम उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे या उनके आसपास के परिवेश से जोड़ेंगे, जिससे उनको समझ में आए। विद्यार्थियों में रुचि एवं जिज्ञासा पैदा करना। विद्यार्थियों में हम कैसे रुचि उत्पन्न करेंगे, कैसे उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे कि वो पढ़ने के लिए तत्पर हों। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण कौशल का प्रस्तावना कौशल
किस नियम पर आधारित है? ये 68,500 में आया भी था। इसमें थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम उदाहरण में था, बाकी स्किनर का था और पावलोव का उद्दीपक अनुक्रिया का नियम था। तो ये थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम है, क्योंकि थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम में यही बताया गया है कि हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो प्रस्तावना कौशल में भी यही बताया गया है कि किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षण कौशल में प्रस्तावना कौशल किस नियम पर आधारित है, तो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। नंबर 2, उद्देश्य निर्माण कौशल। उद्देश्य निर्माण कौशल के अंतर्गत हमें वे चीज़ें बताई जाती हैं कि हम कैसे उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, कि क्या शैक्षिक उद्देश्य हैं या क्या हम जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के क्या उद्देश्य हैं। जैसे नंबर 1, अध्याय के उद्देश्य, कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। नंबर 2, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य क्या है या शिक्षा का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता, शिक्षा का हमारे व्यवहारिक जीवन में यानी कि रियल लाइफ में क्या उपयोग है। ये सारी चीज़ें हम उद्देश्य निर्माण कौशल में सीखेंगे। क्योंकि अगर हम क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, कक्षा 1-2 के बच्चों को, अगर हमें उनको जोड़ घटाना बताना है तो हम उनको बताएंगे व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर। जैसे कि हम उनसे पूछेंगे कि हमने आपको 20 रुपये दिए हैं, आपने 10 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया है, तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो वो बताएगा 10 रुपये। तो इस प्रकार से हम उसको जोड़ घटाना व्यवहारिक जीवन से जोड़ के सिखा सकते हैं। नंबर 3, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल से तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण कैसा रखना, यानी कि कक्षा कक्ष का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1, खुली हवा, प्रकाश, वातायन, मतलब जहाँ पे कक्षा कक्ष प्रबंधन हो या जहाँ पे विद्यालय हो वहाँ पे खुली हवा आती हो, प्रकाश समुचित तरीके से आता हो। ये नहीं कि बंद कमरे में अध्यापन का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे प्रकाश होना चाहिए। और वातायन से तात्पर्य है कि जो कमरे कक्ष है या जो कमरा है उसका जो वातावरण है कि आसपास का वातावरण कैसा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आसपास का जो वातावरण हो वो शांत वातावरण हो और वातायन जो वायु है वो कमरे के मतलब इधर उधर आर पार हो, यानी कि विंडो वगैरह की वहाँ पे व्यवस्था हो। नंबर 2, अंतःक्रियात्मक शिक्षण अधिगम। और कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत ये भी आता है कि हम अंतःक्रियात्मक माने कि हम विद्यार्थियों से कैसे अंतः क्रिया का संबंध बना के या सामंजस्य बैठा के हम उनसे शिक्षण अधिगम शिक्षण कार्य कराएंगे। प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित माहौल, हम क्लास में प्रजातांत्रिक और बालकों के प्रति सही रवैया यानी कि बाल केंद्रित माहौल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि तानाशाह माहौल बनाएंगे, सिर्फ आप ही बोलें और विद्यार्थी चुप रहें, ऐसा नहीं करना है। दोनों लोग बोलें और दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखें, क्योंकि प्रजातांत्रिक माहौल के अंतर्गत यही आता है कि दोनों लोग अपनी अपनी बात रखें, कि जब विद्यार्थियों को कुछ पूछना हो वो आपसे पूछ लें और आपको कुछ उन्हें बताना है तो आप बता दें, यानी कि प्रजातांत्रिक और बाल केंद्रित। उसके बाद नंबर 4, पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल से तात्पर्य है कि पुनर्वलन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ दोबारा करने के लिए प्रेरित करें, यानी कि जो वांछनीय कार्य है, जो अच्छा कार्य हमने किया है उसको दोबारा कैसे हम प्रेरित करें, उसको पुनर्वलित करें, इसी को पुनर्वलन कहते हैं। यानी कि अगर किसी विद्यार्थी ने अच्छा कार्य किया है तो वो दोबारा उस कार्य को और अच्छा कैसे किए, इसके लिए हम उसको पुनर्वलित करेंगे, यानी कि पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत आता है। नंबर 1, प्रशंसा करना। जैसे किसी छात्र ने बहुत अच्छा सुलेख लिखा है तो हम उसकी प्रशंसा कर देंगे, ताली बजा देंगे, जिससे वो पुनर्वलित हो जाएगा, यानी कि मोटिवेशन उसको मिलेगा। नंबर 2, पुरस्कृत करना। हम उसको पुरस्कृत करेंगे, उसकी शिक्षण सामग्री से जुड़ी कोई वस्तु दे देंगे, जैसे छात्रवृत्ति दे दी, छात्रवृत्ति के रूप में उसको अगले साल का सिलेबस दे दिया या बुक दे दी, कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी दे दिया। नंबर 3, प्रेरित करना। हम उसको प्रेरित करेंगे, यानी कि अगर हम जब उसको प्रेरित करेंगे तो वो पुनर्वलित होगा और वो उससे अच्छा करने का प्रयास करेगा। नंबर 5, प्रश्न निर्माण कौशल, कि हम प्रश्न का कैसे निर्माण करेंगे, यानी कि ये प्रश्न निर्माण कौशल के अंतर्गत आता है कि हम कैसे प्रश्न पूछेंगे, कि निचली कक्षाओं में हम कैसे प्रश्न पूछेंगे और उच्च कक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछेंगे। नंबर 1, पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो।
हम प्रश्न ऐसे जुड़े पूछेंगे जो उनके पूर्व ज्ञान से जुड़े हों। मतलब हम ऐसा नहीं प्रश्न पूछेंगे कि उन्होंने जो कभी देखा ही ना हो। जैसे कि हमने कछुआ खरगोश की कहानी सुनाई है, तो हम प्राथमिक में कछुआ खरगोश के बारे में ही पूछेंगे। ऐसा नहीं कि हम शेर के बारे में पूछने लगेंगे, क्योंकि प्राथमिक में बच्चों में इतना ज्ञान नहीं होता है या इतनी समझ नहीं होती है। नंबर 2, निचली कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर निश्चित हों। यानी कि निचली कक्षाओं में हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका एक ही उत्तर हो, यानी कि एक से अधिक उत्तर ना हो, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 3, लघु उत्तरीय हो तथा उच्च कक्षाओं में समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित हो। प्रश्न ऐसे हों जिनका आंसर 2-3 लाइनों में हो। जूनियर में भी ऐसा ना हो कि 2 पेज का उनका आंसर हो। और उच्च कक्षाओं में यानी समझ, उच्च कक्षाओं में हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हमने कछुआ खरगोश की कहानी सुनाई है, तो उच्च कक्षाओं में हम ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कछुआ और खरगोश कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यानी कि अब वो इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि वो समझ और अनुप्रयोग के आधार पर आंसर दे सकते हैं। नंबर 6, दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आता है कि उदाहरण देने की कला, कि आपकी उदाहरण देने की कला कैसी है। जैसे नंबर 1, उदाहरण सरल हो, पूर्व ज्ञान व परिवेश से जुड़ा हो। जैसे कोई भी विद्यार्थी कहीं पे फंस गया है, ऐसे किसी टॉपिक पे फंस गया है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको उदाहरण सरल देंगे और पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो। यानी कि जो हम उदाहरण दें वो उसके आसपास के परिवेश से जुड़ा हो। जैसे न्यूटन का हम गुरुत्वाकर्षण नियम बता रहे हैं, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्लास में ही डस्टर चाक ऊपर से गिराएंगे और उसको बताएंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण नियम है। कि यानी कि उसके पूर्व ज्ञान से और आसपास के परिवेश में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से उसको हम बताएंगे। नंबर 2, उदाहरण मूर्त हो। निचली कक्षाओं में उदाहरण मूर्त दिया जाए, यानी कि निचली कक्षाओं में उदाहरण अमूर्त ना दिया जाए, क्योंकि पियाजे ने बताया भी है जो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है वो 11 से 15 होती है। और प्राइमरी में कक्षा 1, 2, 3 में छात्र की एज 8-9 साल होती है, तो वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। यानी कि उदाहरण हम मूर्त दें। जैसे कि हमें हरा रंग दिखाना है तो हम पत्ती दिखा सकते हैं। ये नहीं कि हम ईमानदारी का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी का उदाहरण आप दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक भाववाचक संज्ञा है, तो उसका ये अमूर्त उदाहरण होता है। तो ये चीज़ें प्राइमरी लेवल में बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनको मूर्त उदाहरण देंगे। नंबर 3, उदाहरण विषय वस्तु से जुड़ा हो। यानी कि हम उदाहरण ऐसा देंगे जो विषय वस्तु से जुड़ा हो। ऐसा नहीं उदाहरण देंगे कि वो फंसे हैं, हम उदाहरण देने के बाद वो और फंस जाएं, तो हम ऐसा उदाहरण नहीं देंगे। उदाहरण हम ऐसा देंगे जो विषय वस्तु से जुड़ा हो, सरल हो, जिससे वो बाहर निकल आए। नंबर 7, पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति का तात्पर्य है कि हम उनको कैसे पुनर्अभ्यास कराएं, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं उनको वही चीज़ हम दोबारा कैसे रिपीट कराएं या याद कराएं, यानी कि वो भूलें ना। तो नंबर 1, उचित मात्रा में गृहकार दें। हम उनको गृहकार उचित मात्रा में दें, क्योंकि एनसीएफ 2005 गृहकार का विरोध करता है। यानी कि वो कहता है कि प्राइमरी लेवल में बहुत ही कम मात्रा में गृहकार दिया जाए, बल्कि कक्षा 2 तक तो बिल्कुल भी गृहकार ना दिया जाए। तो हम उनको उचित मात्रा में गृहकार देंगे, मतलब सिर्फ 1-2 लाइन का। नंबर 2, प्रस्मरण कराएं। प्रस्मरण का मतलब रिकॉल। रिकॉल मतलब पुनर्अभ्यास। हम उनको पुनर्अभ्यास कराएंगे, यानी कि उनसे कहेंगे कि ठीक है क्लास में ही एक बार आप अभ्यास कर लें, या बीच बीच में कभी कभी हम कोई गिनती पहाड़े उनसे पूछ लेंगे। इसी को हम प्रस्मरण या रिकॉल कहते हैं। उसके बाद नंबर 8, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है कि हम कैसे अपने हाव भाव बदलेंगे। यानी कि अगर हम महाराणा प्रताप का कोई कहानी सुना रहे हैं, या महाराणा प्रताप का हम कोई दोहा वगैरह पढ़ रहे हैं, या महाराणा प्रताप की हम कहानी या कविता पढ़ रहे हैं, तो महाराणा प्रताप की कविता पढ़ते टाइम हमारे जो भाव होना चाहिए वो वीर रस का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराणा प्रताप की हम कविता पढ़ रहे हैं और हमारा भाव करुण रस का है, तो ऐसा नहीं। मतलब जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं हमें वैसा ही हाव भाव बना लेना है, यानी कि हम हाव भाव बदलेंगे। अगर हम करुण रस की कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, करुण रस की कविता है, तो हम अपना हाव भाव जो है वो करुण रस की भांति बना लेंगे। ऐसा नहीं कि करुण रस की आप कविता पढ़ा रहे हैं और हंसते हुए पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जो जैसा कविता हो हमें उसके प्रति वैसा भाव बना लेना है। कुछ समय बाद विषय वस्तु बदलें, यानी कि अगर 2 घंटे आप मैथ ही किसी को पढ़ाते रहेंगे तो वो बोर हो जाएगा। तो हमको विषय वस्तु बदलती रहनी है कि आधा 1 घंटे तक हम जो है हिंदी पढ़ाएंगे, फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर मैथ पढ़ाएंगे, जिससे उनका पढ़ने में मन लगा रहे और उनके अंदर
रुचि उत्पन्न होती रहे। अगर एक ही चीज़ पढ़ाते जाएंगे तो वो बोर भी हो जाएंगे। और खड़े होने आदि की मुद्रा भी बदलें। अगर हम क्लास में खड़े हैं तो ये नहीं कि एक ही जगह पे बैठ गए हैं, हम इधर उधर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, आसपास विद्यार्थियों के जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कोई लेसन में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। शिक्षण सामग्री कौशल। शिक्षण सामग्री कौशल के अंतर्गत आता है कि शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, शिक्षण सामग्री सस्ती हो। शिक्षण सामग्री हमें ऐसी लेनी है जो सस्ती हो, यानी कि ऐसा नहीं हमें शिक्षण सामग्री प्रयोग करना है कि 2 लाख की शिक्षण सामग्री आप प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको शिक्षण सामग्री सस्ती प्रयोग करनी है, आसानी से उपलब्ध हो। हमें शिक्षण सामग्री ऐसी प्रयोग करनी है जो आसानी से आसपास ही प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने शिक्षण सामग्री ऐसी बता दी जो न्यूयॉर्क से आ रही है और कक्षा 1 में जो बालक था वो कक्षा 5 में पहुंच गया, लेकिन अभी वो शिक्षण सामग्री नहीं आ पाई है। प्रयोग में सुरक्षित हो। हमें शिक्षण सामग्री ऐसी प्रयोग करनी है जो सुरक्षित हो, यानी कि उससे कोई चोट वगैरह ना लगे। या हमें शिक्षण सामग्री ऐसी नहीं प्रयोग करनी जैसे कोई वायर वगैरह है जो उच्च कक्षाओं में प्रैक्टिकल में कराया जाता है, तो हमें वायर वगैरह ऐसे यूज करने हैं तो वायर वगैरह चेक कर लेने हैं, कहीं पे कट वगैरह तो नहीं है जिससे शॉर्ट सर्किट का मामला कोई हो। ज़्यादातर इंद्रियों को जागृत करे। मतलब शिक्षण सामग्री ऐसी हो जो ज़्यादातर इंद्रियों को जागृत करे, यानी कि ज़्यादा समझ में आए। मतलब शिक्षण सामग्री ऐसी हो जो मतलब ज़्यादा बच्चों को समझ में आए। उसके बाद श्याम पट कौशल। श्याम पट कौशल अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना श्याम पट के वो अध्यापन कार्य नहीं कर सकता क्लास में। तो श्याम पट के बाएं खड़े हों। श्याम पट के हमेशा बाएं खड़े होना चाहिए, क्योंकि बाएं खड़े होने से श्याम पट पूरा दिखता है। अगर आप दाएं खड़े हो जाएंगे और दाएं खड़े होकर लिखेंगे तो पूरा श्याम पट आप ही श्याम पट के सामने खड़े हो जाएंगे, कवर कर लेंगे आप, तो बच्चों को कुछ दिखेगा ही नहीं। लेखन में स्पष्टता रखें। आपका जो लेखन हो वो स्पष्ट हो, यानी कि बच्चों को समझ में आए, दिखाई दे। आप अक्षर बड़े बड़े बनाएंगे जिससे उनको समझ में आए। जैसे कि विविध रंगों का प्रयोग करें। आप जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें 2-3 कलर की चाक का प्रयोग कर सकते हैं। 2 शब्दों के मध्य रिक्त स्थान हो, यानी कि आप अगर 2 वर्ड लिख रहे हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान हो जिससे वो समझ पाएँ कि ये अलग अलग शब्द हैं, तो यानी कि लेखन में स्पष्टता हो। 45 डिग्री का कोण बनाएं, और आप ऐसे खड़े हों कि 45 डिग्री का कोण आपके साथ श्याम पट का जो कोण हो वो 45 डिग्री का बने। उसके बाद व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल का तात्पर्य है कि कैसे हम कठिन अवधारणाओं को सरल रूप में बताएंगे, यानी कि जो कठिन चीज़ें हैं, जो कठिन अवधारणाएं हैं, हम उनको सरल रूप में कैसे बताएंगे। जैसे कि आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, उसमें पंछी वर्ड आ गया है, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पंछी किस खेत का जानवर है, तो आप उनको बताएंगे कि पंछी है वो चिड़िया ही है, यानी कि चिड़िया को ही हम पंछी कहते हैं। तो यानी कि कठिन अवधारणाओं को सरल शब्द व पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जैसे पंछी शब्द आ गया है तो आप उनको सरल शब्द, यानी कि उनके आसपास जो चिड़िया वगैरह हैं वो दिखा के बताएंगे कि इसी को आप पंछी कहते हैं। तो जिससे सरल शब्दों में और उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर आप उनको जो व्याख्यान देंगे, यानी कि उस चीज़ की व्याख्या करेंगे। बच्चे की स्थानीय भाषा का प्रयोग। आप पढ़ाते टाइम अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रही, तो आप उसकी स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों ना आपको भोजपुरी भाषा में ही उसको पढ़ाना पड़े, लेकिन उसको मेन चीज़ है कि समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आने के लिए आप स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप स्थानीय भाषा के तौर पर उनको उदाहरण भी दे सकते हैं उनकी भाषा में, जिससे वो चीज़ उनको ज़्यादा क्लियर हो। तो ये शिक्षण कौशल का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं और शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।